है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। फरीदा, फरीदा, डॉक्टर, नर्स, डॉक्टर, डॉक्टर, फरीदा अपने कमरे में नहीं है। फरीदा अपने कमरे में नहीं है? हाँ। नर्स, तुम फौरन सिक्योरिटी को बोलो। चलिए। ये तू क्या कह रहा है तनवीर? फरीदा अस्पताल से चली गई? ऐसी क्या बात हो गई? अजीत, मुझे लग रहा है फरीदा को शायद अपनी बीमारी के बारे में पता चल गया। बीमारी के बारे में? हाँ यार, डॉक्टर साहब ने बताया कि वो चंद दिनों के मेहमान हैं, उसका बचना बहुत मुश्किल है। ओह माय गॉड। यार तनवीर, अब तुझे फरीदा को ढूंढने में बिल्कुल वक्त नहीं लगाना चाहिए। कहाँ ढूंढूं फरीदा को? समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है वो प्रगति की वहां होगी। शायद प्रगति की। तनवीर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? फरीदा का इस तरह कमरे से गायब हो जाना, ये अच्छी खबर नहीं है। प्रगति जी, क्या करूं मैं? आखिर कहाँ ढूंढता फिर उसे? मैं तो ये सोचकर आया था कि वो शायद यहां ही होगी। काश वो मेरे पास आई होती। तनवीर साहब, आपको इस तरह उसे अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताना चाहिए था। प्रगति जी, यकीन मानिए, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, और डॉक्टर साहब ने भी मुझे अलग बुलाकर उसकी बीमारी का जिक्र किया। और जब मैं कमरे में आया उसे मिलने के लिए, तो उसका बेड खाली था। आप बताइए मैं क्या करूं? ये तो बहुत चिंता की बात है। एक काम कीजिए, आप रशीद भाई को इन्फॉर्म कीजिए, मैं भी उसे ढूंढने की कोशिश करती हूँ। टेक केयर। नहीं तनवीर साहब, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। रशीद साहब, मुझे बड़ा अफसोस है। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। ना मैं आपके घर आता, ना मैंने फरीदा का हाथ मांगा होता, और ना ही वो बेहोश होकर गिर पड़ती। नहीं नहीं तनवीर साहब, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। कसूर है तो हमारे मुकद्दर का। शायद हमारी किस्मत में ही चैन नहीं लिखा। खुशी का एक पल आता है तो दूसरा पल आकर उस खुशी को मिट्टी में मिला देता है। तनवीर साहब, बहुत पहले खोया था हमने फरीदा को। बहुत तड़पे हैं हम उसके लिए, बहुत रोए हैं। बड़ी मुद्दत के बाद मेरी बहन मुझे वापस मिली थी। वो जैसे भी थी, मैंने उसे कबूल कर लिया था। जब वो बिछड़ी भी तो कसूर हालात का था, मगर इस बार वो
अपनी जिंदगी से थक गई थी, जिंदगी से हार गई है। पता नहीं अब वापस आएगी भी या नहीं। दुनिया में इंसाफ की ये निशानी है, दुनिया में इंसाफ की ये निशानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। इसे आग में आजमाया जहां ने, तो कांटों पे अक्सर चलाया जहां ने। कभी इसकी बोली लगाई गई है, चिताओं पे जिंदा जलाई गई है। ये चाहत की मूरत वफा की निशानी, ये चाहत की मूरत वफा की निशानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। कर रही हो तुम? नहीं प्रगति, छोड़ दे मुझे। क्या कर रही हो? छोड़ दे, मैं जीने के काबिल क्यों नहीं जीने के काबिल नहीं हो? प्रगति, मेरे गुनाहों का फल मेरे सामने आ गया। मुझे एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया है जिसका इलाज मुमकिन नहीं है। औरत बेआबरू होकर इज्जत गंवाती है, मगर इज्जत लुटाते लुटाते सिर्फ दुनिया ही नफरत नहीं करती उसे, उसका ये जिस्म भी उसे छोड़ना चाहता है। प्रगति, इस खतरनाक बीमारी को लेकर मैं कैसे जी सकती हूँ, जबकि मुझे भी पता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। मुझे तनवीर ने नहीं बताया, मगर मैं जानती हूँ मेरी जिंदगी चंद दिनों की है। मैं जीते जी तो लोगों पर बोझ बनी रही, और अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे मर जाने दो। फरीदा, देखो फरीदा, मेरी बात सुनो। तुम भी औरत हो, मैं भी औरत हूँ। तुम्हारे शरीर पर जो जख्म लगे हैं वो मेरे शरीर पर भी लगे थे। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे जख्म नासुर बन गए हैं, लेकिन मैंने भी अपने जख्मों को भरने नहीं दिया। देखो फरीदा, मैं तुम्हें खुदकुशी नहीं करने दूंगी। ये मत समझो कि आज तुम्हारी जिंदगी मौत के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई है। अगर मैं जिंदा रही तो इससे भी बड़ा गुनाह होगा। मुझे मर जा। फरीदा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। फरीदा, अगर मैं तुम्हारी तरह सोचती ना तो मैंने कब की खुदकुशी कर ली होती, लेकिन मैं जिंदा हूं और मेरी जिंदगी उन लोगों के लिए मौत का पैगाम है जो औरतों को बदनाम करते हैं, औरतों को जलील करते हैं। फरीदा, मौत तो निश्चित है ही,
लेकिन तुम अपने मौत को एक मकसद क्यों नहीं दे देती? और तुम्हारा मकसद होगा तुम्हारे दुश्मनों की मौत। तुम्हारी ये बीमारी तुम्हारी दुश्मन नहीं है, तुम्हारे दुश्मन नम्रता और जब्बार हैं। और अगर तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी ना, तो ये तुम्हारी जीत होगी। लेकिन खुदकुशी करके ये तुम्हारे नाम पर और औरतों के नाम पर एक कलंक होगा। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। सचमुच प्रगति, बेमकसद मर जाना बहुत बड़ा गुनाह है। मैं जीऊंगी, अपने मकसद के लिए जीऊंगी और समाज के उन मुजरिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए जीऊंगी। मैं अपनी जिंदगी को एक मकसद दूंगी। मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मैं तेरा साथ दूंगी। चलो चलो मेरे साथ। लीजिए माँ जी। विकास बेटे, इसके पहले भी प्रगति पे जानलेवा हमला हो चुका है। पता नहीं भगवान हमसे क्या चाहता है। माँ जी, भगवान प्रगति को बचाना चाहता है। अब देखिए ना, जिस तरह उन कमीनों ने प्रगति, मनाली और अंजू को खत्म करने की स्कीम बनाई थी, वो उसमें जरूर कामयाब हो जाते, अगर ऐन वक्त पर संजय हमें खबरदार ना करता तो। लेकिन विकास, तुम एक बात बताओ, इस बात की क्या गारंटी है कि वो लोग इस तरह का हमला दोबारा नहीं करेंगे? तुम सच कह रही हो आशा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पहले तो सिर्फ रुद्र प्रताप सिंह ही प्रगति को खत्म करना चाहता था, लेकिन करण के साथ कुसुम की शादी हो जाने के बाद अब ठाकुर भूपेंद्र सिंह भी इस साजिश में शामिल हो चुका है। एक तो पिंकी की विक्रांत के साथ दोस्ती, जिसकी वजह से विक्रांत ने अपना घर छोड़ा, और दूसरे वो करण और कुसुम की शादी की जिम्मेदार सिर्फ प्रगति को ही समझते हैं। इसका मतलब ये है कि वो दोनों नाग एक साथ मिल गए हैं। 2 नाग नहीं माँ जी, 3 नाग। आप शायद विनोद ठाकुर को भूल रही हैं। विनोद ठाकुर? विनोद ठाकुर तो ऐसा नाग है जिसके कांटे का जहर प्रगति की जिंदगी को आज तक खाए जा रहा है। और ये बात भी तय है माँ जी कि जब तक प्रगति उन तीनों नागों के फन कुचल नहीं देती, वो चैन से नहीं बैठने वाली, क्योंकि नफरत और दुश्मनी का जो बीज उन लोगों ने बोया था, अब वो बीज भयानक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुका है। माँ जी, ये लड़ाई तो अब जिंदगी भर चलती रहेगी। ये सच है बेटे कि ये लड़ाई जिंदगी भर चलती रहेगी, और हमने भी समझौता कर लिया है कि ये लड़ाई हमें जिंदगी भर लड़ना है। लेकिन जिंदगी के और भी तो पहलू है। क्या प्रगति जिंदगी भर लड़ाई ही लड़ती रहेगी? माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे भी लगता है कि अब हमें प्रगति से अपने तरीके से बात करनी चाहिए। अब बेचारा राजेश कुछ अपने मुंह से कहे चाहे ना कहे, लेकिन आई एम श्योर वो दिल ही दिल में प्रगति के हाँ का इंतजार कर रहा है, और हमें उसे और इंतजार अब नहीं कराना चाहिए। तुम सच कह रही हो। मैं भी उसे समझा समझा कर थक गई, पर पता नहीं क्यों प्रगति इस बात को मानती ही नहीं। नहीं माँ जी, अभी अभी जो हादसा हुआ है ना, उसके बाद मुझे लगता है कि प्रगति राजेश के बहुत करीब आ गई है, और इस वक्त अगर हम उस पर दबाव डालें ना, तो मुझे लगता है वो जरूर हमारी बात मान जाएगी। आशा ठीक कह रही है माँ जी, मैं भी आपके साथ मिलकर प्रगति से बात करना चाहूंगा। बात तो आप ही को करनी पड़ेगी, आप बड़े भाई जो ठहरे। देखिए, हम प्रगति के बड़े भाई जरूर हैं, लेकिन आप भी तो उनकी भाभी लगती हैं। हाँ, तुम भाभी हो, तुम भाई हो, और मैं माँ। हम तीनों मिलकर प्रगति से बात करेंगे। बिल्कुल माँ जी। राजेश, ये जिंदगी कैसे कैसे रंग दिखाती है। क्या हुआ प्रगति?
राजेश, जब भी मैं फरीदा के बारे में सोचती हूँ ना, तो समझ में नहीं आता कि आखिर ये जिंदगी है क्या। प्रगति से किस्मत कहते हैं, और किस्मत में जो लिखा है वो तो होकर ही रहता है। राजेश, शायद तुम पूरी तरह से नहीं जानते, नम्रता के यहाँ फरीदा ने जो जिंदगी गुजारी थी ना, कहने को तो वो पाप की जिंदगी थी, लेकिन फरीदा हालात के सामने मजबूर थी, बेबस थी। जिंदा रहने के लिए उसे वो सब करना पड़ा। लेकिन मैंने फरीदा का एक दूसरा रूप भी देखा है। मुझे और सनोबर को बचाने के लिए उसने अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं की। नम्रता के सामने वो निडर होकर जिस तरह सामने खड़ी हो गई थी, नम्रता को भी एक बार सोचना पड़ा होगा। अगर सच पूछा जाए तो सनोबर और मेरी इज्जत सिर्फ फरीदा ने बचाई थी। राजेश, क्या ये कम पुण्य का काम है? और फिर याद है जब इस फैक्ट्री की जमीन पर ठाकुर के गुंडों ने कब्जा कर लिया था, वो फरीदा ही थी जिसने आगे बढ़कर मोर्चा संभाला। कितनी हिम्मत है उसमें। कुछ भी कहो, हमारे साथ रहकर उसने जिंदगी के साथ समझौता किया और जिंदगी उस पर मेहरबान भी हो गई, क्योंकि अचानक तनवीर एक बार फिर उसकी जिंदगी में आ गया। तनवीर फरीदा से जिस तरह से प्यार करता है ना, उसकी मिसाल तक नहीं दी जा सकती। मैं बहुत खुश थी कि फरीदा की जिंदगी को तनवीर जैसे नेक और खुशहाल इंसान का सहारा मिल रहा है। जैसे ही उसकी मायूसियां खुशियों में बदलने वाली थी, तकदीर ने एक बार फिर अपना खेल खेला। जैसे ही उसकी जिंदगी के संवरने का वक्त आ गया, मौत अचानक जल्लाद बनकर सामने खड़ी हो गई। राजेश, मैं तो तड़प गई हूं ये सुनकर। राजेश, मेरे दिल की, मेरे अंतर आत्मा की एक ही आवाज है कि हे भगवान, फरीदा को एक बार फिर जीने का मौका दे दो। जिस बदनसीब ने पूरी जिंदगी सिर्फ दुख देखा है, सिर्फ बेइज्जती और जिल्लत सही है, उसे 4 दिन की इज्जत की जिंदगी नसीब हो जाए। बल्कि भगवान से मेरी ये प्रार्थना है कि उसे मेरी उम्र लग जाए, मेरी उम्र लग जाए।
फरीदा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर क्यों किया ऐसा? कौन सी गलती हो गई थी मुझसे? तनवीर साहब, मैंने पहले भी कई बार आपसे कहा है और आज फिर कहती हूँ कि जिस तरीके की जिंदगी मैंने गुजारी है, उसका खमियाजा तो मुझे भुगतना ही है। हर रात, हर दिन मैंने अपने इस जिस्म को गैर मर्दों के हवाले किया है। मैं औरत कहाँ रही? मैं तो औरत के नाम पर एक बदनुमा दाग बन गई हूँ। ये जो जिंदगी है मेरी, इसे जिंदगी नहीं, शर्मिंदगी कहनी चाहिए। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी। औरत, औरत